हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स आईएएस वेलकम्स यू ऑल। तो आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस सीरीज़ में करंट अफेयर्स के सेगमेंट में कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट पास किया विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19, जो कि क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। तो पहले क्या होता था कि अगर सरकार या गवर्नमेंट या स्टेट अगर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को किसी तरीके से सप्रेस करना चाहती है या उसका एक तरीके से वॉयलेशन हो रहा है अगर इस राइट का सरकार द्वारा किसी नियम या किसी एक्ट के कानून के तहत, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट के, अगर जो वॉयलेशन है उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बट अब जो रूलिंग आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरीके से और वाइडर एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है। अब क्या है कि अगर कोई प्राइवेट सिटीजन भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक तरीके से वॉयलेट करता है या एनक्रोच करता है तो उस पर्टिकुलर केस में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जो हमारा राइट है आर्टिकल 19 उसकी डिमांड हम रख सकते हैं। तो एक तरीके से ये बदलाव हुए हैं और आर्टिकल 19 के तहत 19 और आर्टिकल 21 के तहत, जो कि हमारा क्या है फंडामेंटल राइट है, ये दोनों आर्टिकल्स को एक तरीके से और एक्सटेंड कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है। 21 के तहत भी अगर कोई जो जिसमें कि राइट टू लाइफ की बात की जाती है, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या सिटीजन इस राइट का वॉयलेशन कर रहा है तो उस केस में भी हम कोर्ट जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये जजमेंट है, ये बदलाव है, काफ़ी बड़ा बदलाव है। तो इसी के बारे में बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने की है। बेसिकली जो इसमें आर्टिकल 19 के तहत 6 राइट्स अवेलेबल हैं और उसमें जो आर्टिकल 9(1)(a) बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उसी से जुड़ा ये क्या है रूलिंग या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो अब क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कर्व्ड, इसको कर्व नहीं किया जा सकता बाई एनी अदर एडिशनल ग्राउंड्स एज दोज ऑलरेडी मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। मतलब इसको उसी केस में आर्टिकल 19 को क्या किया जा सकता है, कर्व किया जा सकता है जो क्लॉज जो किसमें मेंशन्ड हो, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में। अब क्या क्या इसमें चीजें हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जो चीजें हैं या जो बातें हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं सरकार के द्वारा जो लगाया जा सकता है इन पर्टिकुलर केस में, सर्टेन कंडीशन या सिचुएशन में, क्या क्या है। पहला है, अगर जब बात आती है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। चौथा हो गया पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी से रिलेटेड अगर केसेस हों, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आए, या फिर डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो अगर इन केसेस की बात होगी तो इस केस में जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको इन पर्टिकुलर केसेस में कर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा बात अगर की जाए तब उन केसेस में कर्व नहीं कर सकते हम। तो ये सारे एक तरीके से आर्टिकल जो 19(2) में मेंशन्ड है। तो आइए बात करते हैं। और अगर बात करें हम, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो एक्सप्लिसिटली जिनसे पता लगता है कि वो स्टेट के अगेंस्ट भी राइट अवेलेबल है और साथ ही साथ जो अदर इंडिविजुअल है या प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनके खिलाफ भी क्या है ये राइट कुछ जो फंडामेंटल राइट है वो अवेलेबल है। जबकि अगर हम बात करें आर्टिकल 19 और 21 में, तो उस केस में ये एक्सप्लिसिट नहीं है, वो एक तरीके से क्या है इम्प्लिसिट है। इसी वजह से अभी ये जजमेंट देके अब इसको एक तरीके से एक्सप्लिसिट कर दिया गया। तो कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक्सप्लिसिटली ये कहते हैं कि वो स्टेट और प्राइवेट सिटीजन्स के खिलाफ भी हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ हैं, जैसे अनटचेबिलिटी। अगर ये कोई करता है, अगर ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है तो उस केस में जो है उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात आए ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर की, तो इस केस में भी, पर्टिकुलर केस में भी कोर्ट जा सकता है। या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हैजार्डस प्लेसेस।
तो ये इन तीनों केसेस में क्या है, एक्सप्लिसिटली ये बात मेंशन्ड है। ओके, तो वो क्या है, दोनों के खिलाफ क्या ये अवेलेबल है, चाहे स्टेट हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो। आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है हमारा, अ सिटीजन कैन सीक एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ओनली अगेंस्ट स्टेट। ओनली अगेंस्ट स्टेट, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है। हमने इसके बारे में पहले बात किया। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि द राइट अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर आर एक्सप्लिसिटली अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड अदर इंडिविजुअल्स। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी हमने जस्ट अभी बात किया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, टू ओनली, दैट इज बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया था। मेनली अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उनके द्वारा ये 2021 में ये सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया था। और अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, ये पीआईबी न्यूज कि ओवर 75,000 अप्रूवल्स इस सिंगल विंडो के तहत क्या किया गया है, ग्रांट किए जा चुके हैं या अप्रूवल दिए जा चुके हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो इसी वजह से क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से। तो आइए इसके बारे में जानें। इस सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें तो एक तरीके क्या है, ये डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल है। इसको 2021 में लाया गया था यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। ओके, ये क्या करेगा, एक तरीके से इन्वेस्टर्स जो है उनको गाइड करेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई फॉर अप्रूवल्स। जो भी इन्वेस्टर्स जिस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हैं उनको जो भी अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो सारे अप्रूवल्स इस पर्टिकुलर सिंगल विंडो सिस्टम या पोर्टल के तहत उनको मिल पाएगा। ओके, और अगर बात करें, अगर करंटली अगर बात किया जाए तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर अप्रूवल्स फ्रॉम 27 जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ साथ स्टेट्स भी इससे जुड़े हुए हैं, 19 स्टेट्स टू बी स्पेसिफिक, या यूनियन टेरिटरीज भी इस पोर्टल से जुड़े हैं। मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी से भी रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल दिया जाएगा यहां से, इट्स पर्टिकुलर सिंगल विंडो सिस्टम से। तो इसी वजह से इसको वन स्टॉप शॉप बता रहे हैं फॉर इन्वेस्टर्स, जहां से उनको अप्रूवल मिल सकता है। फाइन, तो जो भी रेगुलेटरी या जो भी अप्रूवल्स और सर्विसेज रिलेटेड चीजें हैं यहां से उनके बारे में उनको गाइड किया जाएगा। फाइन, तो एक तरीके से ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है, ये जो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है और जिसमें कि इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है, तो उनको भी यहां से अप्रूवल दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कीम्स की बात करें, जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी हो गया, जो भी पुराने व्हीकल्स हैं स्क्रैप है वो क्या होते हैं, बाद में स्क्रैप में बदल जाते हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके से जो बिजनेस जो स्क्रैप इंडस्ट्री है उसके लिए भी अप्रूवल यहाँ से मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो इथेनॉल पॉलिसी है वो भी इससे क्या है, जुड़े हुए हैं, इनको भी अप्रूवल इस पर्टिकुलर विंडो से मिल जाएगा। फाइन, तो ये प्लेटफॉर्म एक तरीके से एडवाइजरी टूल का काम करता है, जो कि अप्रूवल्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा और एक तरीके से उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा फॉर वेरियस जैसे पर्पसेस। आप यहाँ पे जैसे फ्रिक्वेंटली जो भी क्वेरीज है, अगर आप इन्वेस्टर हो बट आपको आइडिया नहीं है कि आपको क्या क्या अप्रूवल्स चाहिए होंगे आपके अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो यहाँ पे एक तरीके से क्वेरी में आप डाल सकते हो और उनसे जुड़ा जो भी डिटेल या इंफॉर्मेशन है, जो जो अप्रूवल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो भी आपको ये एक तरीके से गाइड करेगा। तो इसी वजह से इसको वन स्टॉप शॉप बोला जा रहा है। बहुत सारे इसमें क्या इसके फीचर्स है, जैसे अप्रूवल्स, ऑल अप्रूवल्स इन वन प्लेस, साथ ही साथ आप रियल टाइम स्टेटस भी चेक कर सकते हो अपने अप्रूवल का कि मिला या नहीं मिला। उसके साथ सिक्योर डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी है, आपका डेटा जो है, डॉक्यूमेंट जो है सिक्योर रहेगा। इजी रिन्यूएबल, रिन्यू भी करा सकते हो जो भी अप्रूवल्स हैं उनको। क्वेरी मैनेजमेंट हो गया और साथ साथ नो योर अप्रूवल्स।
इसके बारे में एक तरीके से इंटेलिजेंट सिस्टम है जो आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगा। फाइन। तो एक तरीके से ये जो सिस्टम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसको एक तरीके से एपिटोम ऑफ होल गवर्नमेंट बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? एपिटोम मतलब एक तरीके से परफेक्ट एग्जाम्पल सरकार का, कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, साथ साथ स्टेट भी साथ मिलके, एक तरीके से देखें तो इन अ फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे काम देखने को मिल रहा है। एक तरीके से संपूर्ण सरकार मिलके काम कर रही है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनका काम आसान करने के लिए, रिलेटेड टू क्लियरेंसेस, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, सिंस ये डिजिटल है फॉर्म में है तो इस वजह से ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एनहांसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, ये जो रैंकिंग है इसको कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। तो एक तरीके से जो बाहर की कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज, वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी अगर जो भी प्रोसीजर्स है वो आसान होंगे। फाइन। आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल। पहला है इट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टर रिलेटेड क्लियरेंसेस ऑन अ सिंगल पोर्टल इन अ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर। बिल्कुल सही बात है, जस्ट हमने अभी बात किया। दूसरा है करेंटली इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर अप्रूवल्स फ्रॉम बोथ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां से जो हमारा आंसर निकल के आएगा जो कि करेक्ट पूछा जा रहा है, तो दैट इज सी, 1 and 2 बोथ। फाइन। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये जो न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है, क्या कह रहा है कि साउथ एशियन ब्लैक कार्बन एरोसॉल्स जो हैं इंक्रीज ग्लेशियल मास लॉस ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू। मतलब कि जो साउथ एशियन कंट्रीज से जो भी ब्लैक कार्बन या एरोसॉल्स रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो कहीं ना कहीं कहां ट्रेवल करके जा रहे हैं, थ्रू वाटर वेपर। उसकी वजह से एक तरीके से लॉन्ग रेंज वाटर वेपर साउथ एशियन रीजन से जा रहा है तिब्बतन प्लेट्यू तक। ऐसा स्टडी में देखा गया, बहुत सारे स्टडीज के द्वारा ये पता लगाया गया, और इसकी वजह से, इस ब्लैक कार्बन की वजह से जो हिमालयन रीजन है या जो तिब्बतन प्लेट्यू का रीजन है, वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। कैसे? उनका जो ग्लेशियल मास है उसमें कमी देखी जा रही है, उसमें तरीके से उनके मास में डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ वार्मिंग और हीटिंग। फाइन। तो इसी से जुड़ा ये टॉपिक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ब्लैक कार्बन मुद्दा मेन इसका क्या है, ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन की अगर बात करें तो एक तरीके से ये सूट होता है, सूटी ब्लैक मटेरियल होता है जो काफी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। फाइन। और एक तरीके से ये एयर में सस्पेंशन के थ्रू क्या करते हैं, ट्रेवल। जो मॉनसून होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून, वो भी एक इसका मीडियम है यहां से जो तिब्बतन प्लेट्यू तक जाने का या ट्रेवल करने का। तो एमिशन की अगर बात करें तो कहां से एमिट होता है, गैस एंड डीजल इंजन्स हो गए या कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं वहां से भी रिलीज होता है। साथ ही साथ कोई अदर सोर्सेज जहां पे फॉसिल फ्यूल को हम जला रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं। और इसका प्रोडक्शन जो है इनकम्प्लीट कंबशन के कारण होता है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है। एंड बायोमास हो गया, साथ ही साथ दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग लाइट एब्जॉर्प्शन। ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने तक, जिसकी वजह से हीटिंग होती है और जो ग्लेशियल या आइसबर्ग है वो कहीं ना कहीं मेल्ट डाउन होने लगते हैं, होना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से एक तरीके का ये क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलेट मटेरियल जो PM 2.5 के बारे में हमने सुना है, या PM10। तो ये क्या है, जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और एज अ एयर पॉल्यूटेंट का काम करते हैं ये। तो ये वेरियस, ये डायग्राम आपको इसके इम्पैक्ट और सोर्सेस के बारे में बताता है, जैसे कि हाउस होल्ड सोर्सेस से भी रिलीज होता है, जो कुकिंग में जो फ्यूल
यूज होता है या बायोमास यूज होता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी, पराली जो जलाते हैं वहां से भी ये निकलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, वेस्ट बर्निंग या इंसिनरेशन वगैरह जो होता है, साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल ऑपरेशंस या वेरियस सोर्सेस से। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे सोर्सेस से ब्लैक कार्बन एमिट होता है। ओके, तो ओवरऑल ये डायग्राम उसी के बारे में बताता है कि ग्लेशियर्स कैसे, जो एक तरीके से जब ये डिपॉजिट होते हैं ग्लेशियल सरफेस पे, तो उससे क्या होता है, जो सनरेज आता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, और उससे क्या होता है, बर्फ पिघलना शुरू होता है या उसके मास में कमी होने लगती है। फाइन। तो एक तरीके से जो ब्लैक कार्बन है काफी कम समय के लिए ये एटमॉस्फेयर में रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। और ये इसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 2 हफ्तों तक ये एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसका जो इम्पैक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें, चाहे वो क्लाइमेट पे हो या एग्रीकल्चर पे हो या ह्यूमन हेल्थ पे हो, सब पे देखने को मिलता है इसका इम्पैक्ट। क्लाइमेट की बात करें तो जो क्रायोस्फीयर है, जो बर्फ वाला एरिया है हमारा, उस पे भी ये कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। इस जिसका कि एक एग्जांपल आर्कटिक हो गया, आर्कटिक रीजन, और हिमालयन रीजन की भी बात अगर हम करें तो वो भी इसका एक एग्जांपल है। तो इट इज ऑलवेज को एमिटेड, ये जब भी एमिट होता है तो इसके साथ बहुत सारे अदर गैसेस भी एमिट होते हैं, और कुछ जो होते हैं कुछ केसेस में ये कूलिंग इफेक्ट का भी काम करता है। ओके, कैसे करता है, जो क्लाउड्स होते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड्स जब होते हैं, अगर ये इसके ऊपर अगर ये डिपॉजिट होता है एटमॉस्फेयर में, तो एक तरीके से ये ब्लैक कार्बन का लेयर बन जाता है, ब्लैक कार्बन का लेयर बन जाता है, और जो भी सनलाइट जो भी आता है उसको एक तरीके से ब्लॉक करता है या रिफ्लेक्ट करता है। फाइन। तो जिससे कि ये नीचे एटमॉस्फेयर तक नहीं आता और ये कंडेंस नहीं हो पाता, तो कंडेंस नहीं होगा तो जो रेनफॉल है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से ये क्लाइमेट को भी इंपैक्ट कर रहा है एट अ वेरी लार्ज लेवल, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी क्या हैं, काफी ज्यादा हैं, और कुछ केसेस में ये वार्मिंग भी क्रिएट करता है, मतलब ये कूलिंग और वार्मिंग दोनों इफेक्ट क्रिएट करता है। बस डिपेंड ये करता है ये कि कहाँ पे ब्लैक कार्बन लाई करता है, कहीं कि वो अगर वो एटमॉस्फेयर में क्लाउड के ऊपर है तो वहां पे वो कूलिंग इफेक्ट देगा, और वहीं अगर वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड सरफेस पे है या जो आइस सरफेस है वहां पे है, तो एक तरीके से वहां पे वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ये जो पोलर आइस को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आर्कटिक जो सर्कल है या जो स्नो कवर है जिसके बारे में हमने बात किया, लेयर जमने के कारण क्या होता है, जो आइस की जो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है या एबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आइस इज अ बेटर रिफ्लेक्टिंग देन अगर ब्लैक कार्बन की अगर बात करें, जिसको कि हम एल्बिडो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं, और इसके अगर हेल्थ इश्यूज अगर हम देखें या ह्यूमन इंपैक्ट के बारे में बात करें तो बहुत सारी बीमारियों का ये एक कारण है। हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी डैमेज, और साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी क्रिएट कर सकता है, कैंसर या फिर अदर बर्थ डिफेक्ट्स भी इसके कारण देखने को मिल सकता है। ओके, तो इट ऑल्सो इफेक्ट्स हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें कि हमने क्लाइमेट या रेनफॉल के बारे में तो देख लिया कि ये कैसे जो है इंपैक्ट करता है रेनफॉल को या प्रेसिपिटेशन को। और अगर क्लाइमेट इकोसिस्टम की अगर बात करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, उन पे क्या होता है, ब्लैक कार्बन एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, सनलाइट इस पे जो है काफी पहले से काफी कम रेज पड़ेंगी, तो जो इसका जो प्रोसेस है प्लांट का फोटोसिंथेसिस, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, इंपैक्ट करेगा, और एक तरीके से वो अपना फूड सही से तैयार नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से ये प्लांट को भी इंपैक्ट करता है। उसके साथ साथ जो सनलाइट है जिसके बारे में हमने कहा वो भी कम
मिलेगा, और इट ऑल्सो मॉडिफाइज द रेनफॉल पैटर्न, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस है, जैसे कि कुछ हाउस होल्ड एनर्जी के बारे में दिया है कि जो ट्रेडिशनल कुकिंग है उससे अगर हम क्लीन कुकिंग की तरफ जाएं, जैसे सोलर अगर कुकर्स का यूज करें, सोलर एनर्जी का यूज करके हम काम करें घरों में, इन ऑर्डर टू रिप्लेस ट्रेडिशनल कुकिंग है उसको करके, साथ ही साथ जो केरोसिन लैंप्स हैं उनको यूज करना बंद कर दें, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वहां पे भी अगर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। और भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, बर्निंग ओपन फील्ड, पराली अगर हम ना जलाएं, फाइन, और वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट अगर हो तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कार्बन को कम कर सकते हैं इसके एमिशन में। और अगर हम ये सारे अगर प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं तो 2030 तक हम 70% एमिशन जो है उसको कम कर सकते हैं, फाइन। तो ये इतना इसमें क्या है, पोटेंशियल है। और आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू ब्लैक कार्बन एरोसॉल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, ब्लैक कार्बन इज ऑलवेज को एमिटेड विद अदर पार्टिकल्स एंड गैसेस एंड हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, जो कि बिल्कुल सही बात है। कूलिंग इफेक्ट और वार्मिंग इफेक्ट भी करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। दूसरा है, ब्लैक कार्बन इज अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम पहले बात कर चुके हैं। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है, तो बोथ आर करेक्ट, तो और आंसर विल बी सी। ओके, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा फेसबुक से रिलेटेड है, या मेटा जो पेरेंट कंपनी है। रिसेंटली अभी आयरिश कंट्री दैट इज आयरलैंड के द्वारा इस पे क्या किया गया है, फाइन लगाया गया है। कितना, यूरो 390 मिलियन यूरो, दैट इज ए ह्यूज अमाउंट। क्यों लगाया गया है, बिकॉज ऑफ डेटा प्राइवेसी रूल्स के कारण। इन्होंने जो यूरोप का या यूरोपियन यूनियन का जो GDPR रूल है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल है, उसके वायलेशन के लिए क्या किया, मेटा पे या फेसबुक पे ये फाइन लगाया है। तो आइए देखते हैं आखिर ये रूल्स हैं क्या, ये रूल्स क्या बात करते, हमारे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं ये। तो एक तरीके से ये क्या है, क्रॉस बॉर्डर केसेस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, इन केस ऑफ डेटा हैंडलिंग या प्रोटेक्शन के केसेस में, ठीक है। और लगाया कौन है इसने, आयरिश कंपनी, आयरिश जो प्राइवेसी रेगुलेटर है, मतलब आयरलैंड, फाइन, फॉर कंपनीज एडवर्टाइजिंग एंड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस के कारण किया है, जो कि पर्सनलाइज्ड जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें कि जो यूजर होता है इनके, मान लीजिए पर्टिकुलर साइट पे, फेसबुक पे या मेटा पे, जो भी यूजर्स हैं उनके ये डेटा को यूज करके उनके लिए क्या करते हैं, पर्सनलाइज्ड एड्स वगैरह ये पॉपअप करते रहते हैं, जो भी इनके स्क्रीन्स होते हैं। तो उसी वजह से, उसी वायलेशन में ये फाइन लगाया गया है। और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर इसकी बात करें तो अब मे बी आगे के लिए जो मेटा है, ये जो यूजर का डेटा है उसको यूज करने के लिए मे बी उससे, जो भी यूजर है उससे पूछना पड़ सकता है इसको कि क्या मैं आपका डेटा यूज करूं या ना करूं, एक्सप्लिसिटली मतलब उसको पूछना पड़ेगा। अब ये तो आगे डिपेंड करता है कि पूछेगी या नहीं पूछेगी। ओके, तो जो ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स है, ये यूरोपियन यूनियन का एक लॉ है रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। और ये यूरोपियन यूनियन और जो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है उन पे भी ये लागू होता है। इस एरिया में वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज आते हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे शेंगन एरिया से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया। तो ये सारी कंट्रीज चूंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इनसे जुड़े हुए हैं, वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के अंडर आते हैं। ये 2016 में इसको अडॉप्ट किया गया था और ये इन्फोर्स या लागू कब हुआ, 2018 में जाकर ये लागू हुआ। एक तरीके से यूरोपियन यूनियन का इंपॉर्टेंट रूल है, या प्राइवेसी लॉ की बात करें या फिर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यूरोपियन यूनियन में, जिसका कि इसका मेंशन एक तरीके से जो वहां के फंडामेंटल राइट्स है, चार्टर है, उसमें भी कहीं मेंशन किया गया है।
तो ये किस चीज से डील करता है? इट एड्रेसेस ट्रांसफर ऑफ जो भी पर्सनल डेटा है आउटसाइड यूरोपियन यूनियन या फिर जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है, अगर उसके बाहर जैसे कोई डेटा का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उस केसेस में भी ये इस रेगुलेशन के अंडर आएगा। प्राइमरी एम क्या है? जो इंडिविजुअल है, जो यूजर है, उनके डेटा को या उनकी जो प्राइवेसी है उनको प्रोटेक्ट करना एक तरीके से, उसके लिए प्रॉपर जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना, या इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए भी, जिससे कि वो डेटा का मिसयूज ना कर सके। तो ये जो रेगुलेशन है ये एक तरीके से क्या है, सिंस इट इज अ रेगुलेशन, तो ये क्या है, बाइंडिंग है, कंट्रीज पे बाइंडिंग है, इसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये कोई डायरेक्टिव नहीं है इस वजह से। ओके, तो ये जो जीडीपीआर रूल है यूरोपियन यूनियन के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने एक तरीके से इसको मॉडल के रूप में लिया और अपनी कंट्रीज में इसको लागू किया। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो टर्की हो गया, मॉरिशस हो गया, चिले, जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज ने इसको अप्लाई किया अपने कंट्रीज में या अपने देश में। ओके, क्वेश्चन है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। किससे रिलेटेड है ये? पहले ही हमने बात किया इसके बारे में, दैट इज यूरोपियन यूनियन। इससे जुड़ा क्या है? यूरोपियन यूनियन का एक प्राइवेसी लॉ है। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अगला टॉपिक जो रिलेटेड है हमारा, वो जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसको एक स्कीम के लिए क्या किया, अप्रूवल दे दिया। वो स्कीम जो है किससे जुड़ी हुई है? जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है दैट इज प्रसार भारती, उसके रीस्ट्रक्चर के लिए या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए इस डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में, तो उसके लिए एक क्या स्कीम जिसका नाम है बाइंड स्कीम है। तो इसके लिए क्या की मंजूरी दे दी है सरकार ने। अब ये क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और इसका जो बजट आउटले रखा गया है लगभग 2500 करोड़ रखा गया है। और जो इसका टाइम पीरियड है ये 2025-26 तक ये लागू रहेगा या ये यूज किया जाएगा इस पर्टिकुलर अमाउंट का, इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विद लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट स्टूडियोज वगैरह हो गए, तो उन सब चीज़ों पे काम करेगा जिससे कि ये और बेहतर जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है या कम्युनिकेशन है उसको कहीं ना कहीं बेहतर बना पाए। ओके, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आएगा। जाहिर सी बात है एक तरीके से ये काम क्या करेगा, मॉडर्नाइज करेगा प्रसार भारती, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है हमारा इंडिया का, जिसके तहत ऑल इंडिया रेडियो और जो दूरदर्शन है वो आते हैं। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। फाइन, तो ये जो इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इट इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। चाहे वो बात करें इसका जो एरिया है या आउटरीच है, वो रिमोटेस्ट विलेज या रिमोटेस्ट प्लेस तक हम देखते हैं, रेडियो पे लोग समाचार सुनते रहते हैं। तो एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। फाइन, तो इस वजह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कराना और ज़्यादा ज़रूरी हो पाता, चाहे वो फार्मर्स से रिलेटेड चीज़ें हों, बातें हों, या फिर जैसे कोविड में हमने देखा इसने काफ़ी ज़्यादा रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाने में। तो इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन साथ साथ लोगों को एजुकेट और एंगेज भी करता है अपने साथ साथ। तो ये इस स्कीम को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। किसके लिए? पहले ही बात किया हमने, और किसके लिए? हाई क्वालिटी कंटेंट डेवलपमेंट, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। जो भी इससे रिलेटेड मीडिया ऑफिशियल्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलने की क्या है, आशा है। हाई क्वालिटी कंटेंट डेवलप करेगा किसके लिए? डोमेस्टिक ऑडियंस जो भी है इसके, या इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए।
दोनों के लिए ये क्वालिटी जो है कंटेंट तैयार करेगा। साथ ही साथ DTH कैपेसिटी को अपने अपग्रेड करेगा, डायरेक्ट टू होम कैपेसिटी। OV वैन्स जो है, नए OV वैन्स लेके आएगा। OV वैन्स क्या होते हैं? इस तरीके का जो हम वैन देखते हैं, जिसमें कि एक तरीके से ये क्या है, मोबाइल स्टूडियो समझ के नाम से हम जान सकते हैं, जो कि कहीं किसी भी जगह पे अगर जाना हो तो वो जा सकता है, और जो एक तरीके से ये छोटा स्टूडियो बन जाता है इस पर्टिकुलर या किसी भी न्यूज़ चैनल या पैनल के लिए। साथ ही साथ डिजिटल अपग्रेडेशन ऑफ दूरदर्शन और AIR जो स्टूडियोज हों, ताकि वहाँ पे हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग्स हो सकें इस वजह से। और पोटेंशियल ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, पहले ही हमने बात किया, जो भी इसमें क्या है एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द बाइंड स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट्स। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, साथ ही साथ ये बाइंड का नाम सुन के हम कहीं कोऑपरेशन दिमाग में ना सोचने लगे, तो इस पे ध्यान देना। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की स्कीम है। दूसरा क्या है? द इनिशिएटिव इज एम टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन टू पब्लिक एंड प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स इन इंडिया। ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स के लिए बिल्कुल ही नहीं है, ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर दैट इज प्रसार भारती, जिसके अंडर में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो चूंकि दोनों इनकरेक्ट हैं तो और आंसर विल बी डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, आज के टॉपिक्स थे। फिर आपके साथ हम क्या कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूं कि आज टुडे एट 6 PM जो है, जो UPSC का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स है, जो काफ़ी दिनों से क्या है, एक तरीके से अवेटेड प्रोग्राम है हमारा, वो आज से शुरू होने जा रहा है। आज फर्स्ट क्लास है इसका। तो जिनको भी जुड़ना है वो नंबर्स पे, स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को एक एज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम प्रीलिम्स जो है उनके लिए एक तरीके से हर्डल ना बना रहे। ओके, तो याद रहे 6 बजे से आज क्लासेस होंगी।